नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज राष्ट्रवाद की अवधारणा को साथ लेकर चलने वाले राजीव दीक्षित की पुण्यतिथि पर हम आपके लिए उनके जीवन से जुड़ी बेहद रोचक और कुछ अनकही बातें लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। 30 नवंबर 1967 यूपी के अलीगढ़ में राधे श्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे उन्होंने राजीव नाम दिया। शुरुआती पढ़ाई वैसे ही हुई जैसे यूपी के किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की होती है। राजीव और उनके समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने पहले इलाहाबाद से बीटेक और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की। हालांकि कई लोग इस दावे को नकारते भी हैं। राजीव कहते थे कि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, राष्ट्रीय सेवा। इसके मायने, पैमाने और तरीके उनके खुद के इजाद किए हुए थे और वे यही करते रहे। राजीव का मानना था कि भारत का पूरा मौजूदा सिस्टम पश्चिमी देशों से लिया गया है, जिसे बदलने की जरूरत है। भारत के एजुकेशन सिस्टम को मैकाले की देन बताने वाले राजीव के मुताबिक एजुकेशन के लिए गुरुकुल सिस्टम बेस्ट है। यहाँ की लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी जैसे है, जिसके कई कानून भारतीयों का अपमान करने वाले हैं और इसे बदलना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव का मानना था कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। गाय के गोबर से ईंधन बनाने और गौरक्षा की बात करने वाले राजीव के राष्ट्रवाद की अवधारणा काफी हद तक आरएसएस के राष्ट्रवाद की अवधारणा से मिलती जुलती है। एमटेक करने के बाद से ही इन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर स्वदेशी का प्रचार किया। खुद को गांधीवादी कहने वाले राजीव ने 13,000 से भी ज्यादा लेक्चर्स दिए, जिसके बाद इनके 6 लाख से ज्यादा समर्थक होने का दावा किया जाता है। अपने लेक्चर्स में राजीव भारत के शानदार इतिहास का जिक्र करते हुए सब कुछ स्वदेशी रखने का आग्रह करते थे और अपनी बात के पक्ष में कई विचित्र दावे पेश करते थे। हालांकि इनके कई दावे गलत भी साबित हुए। साल 2009 में राजीव बाबा रामदेव के संपर्क में आए और उन्होंने ही रामदेव को देश की समस्याओं और काले धन वगैरह के बारे में बताया, जिससे रामदेव काफी प्रभावित हुए और दोनों साथ में काम करने के लिए सहमत हो गए। इंटरनेट पे दोनों तरह की जानकारी मौजूद है। राजीव के समर्थक दावा करते हैं कि साल 2009 में भारत स्वाभिमान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, जबकि रामदेव के समर्थक इसे उनकी उपज मानते हैं। आपको बता दें, राजीव इस ट्रस्ट में सचिव पद पर थे। इसके बाद ही भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के तहत राजीव और रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव छत्तीसगढ़ दौरे पे थे, जहां उन्हें अलग अलग जगहों पर लेक्चर्स देने थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगहों पर लेक्चर्स के बाद जब 30 को वे भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें दुर्ग में रोकना पड़ा। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर वहां से अपोलो बीआरएस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद राजीव के शव को उनके गृह नगर वर्धा ले जाने की बजाय हरिद्वार में रामदेव की पतंजलि आश्रम ले जाया गया और वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि राजीव के समर्थकों का दावा है कि मौत के बाद राजीव की बॉडी नीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जहर दिया गया हो। उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम कराने जाने की भी जिद की, लेकिन उनके समर्थकों की एक न सुनी गई। उनके समर्थकों ने राजीव के शव को उनके गृह नगर वर्धा ले जाने की बजाय हरिद्वार में रामदेव की पतंजलि आश्रम ले जाने पर भी सवाल उठाए थे। वहीं इस प्रकरण के शांत होने के बाद खुद राजीव के परिवार ने भी दोबारा कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया और अब वो इस पर बात भी नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।